आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि सेट के ऊपर ऑर्डर किस तरह की चीज को कहते हैं। ऑर्डर सेट कौन सा हो सकता है, अपर बाउंड क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है, लोअर बाउंड क्या होता है और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होता है। ये सारी चीजें, ये सारी डेफिनेशन हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं कि ऑर्डर होना सेट क्या है। अगर हमारे पास S जो है वो एक सेट हो और हम S के एलिमेंट्स को कंपेयर करने के लिए S के एलिमेंट्स में एक रिलेशन डिफाइन करें, इसको हम पढ़ेंगे लेस देन की रिलेशन। और ये जो हम रिलेशन डिफाइन करें जिसकी मदद से हम डिसाइड करें कि सेट का एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से लेस है, अगर ये रिलेशन दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती हो। पहली प्रॉपर्टी जिसको ये सेटिस्फाई करती हो वो ये कि जब भी हम दो एलिमेंट्स लें x और y सेट S में से, तो एग्जैक्टली एक बात जरूर ट्रू हो। या तो हम कह सकें कि x y से लेस है, या हम कह सकें कि ये दो एलिमेंट्स x और y इक्वल हैं, या हम कह सकें कि y जो है वो x से लेस है। S हमारे पास एक सेट है, S के एलिमेंट्स में हम एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं जिसको हम लिखेंगे ऐसे और जिसको हम पढ़ेंगे लेस देन। अगर इस रिलेशन में दो खूबियां मौजूद हों, एक खूबी ये कि जब भी हम x और y एलिमेंट्स लें S के, तो हम इन तीन बातों में से एग्जैक्टली सिर्फ एक बात कह सकें। या तो हम कह सकें कि x y से लेस है, या हम कह सकें कि जिन दो एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं वो दोनों इक्वल हैं, या हम कह सकें कि y x से लेस है। अगर इन तीन में से हम एग्जैक्टली एक बात कह सकें, हम कहेंगे कंडीशन 1 जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। एक दूसरी कंडीशन भी इस रिलेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए और वो ये है, जब भी हम तीन एलिमेंट्स x y और z S में से लें और हम देखें कि x y से लेस है और हम देखें कि y z से लेस है, और उसके बाद हम ये रिजल्ट ड्राइव कर सकें कि x z से लेस है, इसको हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। अगर ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करे ये वाली रिलेशन, तो हम इस रिलेशन को कहेंगे ये S सेट के लिए एक ऑर्डर है। दोबारा दोहरा देता हूं, S एक सेट है, किसी भी तरह का सेट हो सकता है, नंबर्स का भी हो सकता है, नंबर्स के अलावा कुछ ऑब्जेक्ट्स का सेट्स भी हो सकता है। इस सेट में हम एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं जिस रिलेशन को हम पढ़ा करेंगे कि लेस देन है। जो एलिमेंट इस रिलेशन की इस साइड पर लिखेंगे हम उसे पढ़ेंगे लेस देन, और इस साइड वाले एलिमेंट को हम पढ़ेंगे ग्रेटर देन। अगर ये जो रिलेशन हम डिफाइन करने लगे हैं ये दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती हो। एक प्रॉपर्टी ये कि जब भी सेट के दो एलिमेंट्स लें हम इन तीन बातों में से एग्जैक्टली एक बात कह सकें। एग्जैक्टली एक बात हम कह सकें, या तो कि x y से लेस है, या हम कह सकें x और y इक्वल हैं, या हम कह सकें कि y x से लेस है। एक बात। दूसरी बात, जब भी हम तीन एलिमेंट्स लें S में से और उनमें ये खूबियां दो मौजूद हों कि x y से लेस है और y z से लेस है, तो हम कह सकें कि x z से लेस है। अगर ये जो रिलेशन डिफाइन की गई है ये इन दो खूबियों को सेटिस्फाई कर रही हो, तो इस रिलेशन को हम कहते हैं कि वो एक ऑर्डर है सेट S में। ये रिलेशन सेट S के एलिमेंट्स को अरेंज कर रही है, उनको ऑर्डर में कर रही है। और जिस सेट S के लिए हमने ये रिलेशन बनाई है जो इन दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रही है, यानी जिस सेट में एक ऑर्डर रिलेशन मौजूद है, एक ऑर्डर मौजूद है, हम उस सेट को ऑर्डर्ड सेट कहते हैं। सेट S जिसमें ये रिलेशन डिफाइन की है उस सेट को हम ऑर्डर्ड सेट कहते हैं। फर्ज करें हम सेट ले रहे हैं रियल नंबर्स का। R हमारे पास सेट है और इस सेट से आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है, इसमें रियल नंबर्स मौजूद हैं और हम इसके दो एलिमेंट में
एक रिलेशन डिफाइन करने लगे हैं। हम कहेंगे कि अगर दो एलिमेंट्स a और b हम R में से ले रहे हैं, हम कहेंगे a लेस देन b है। कब कहेंगे? अगर हम b में से a को माइनस करें और पॉजिटिव नंबर आ जाए। अगर ऐसा हो जाए तो हम कहेंगे a लेस देन b है। ये दो एलिमेंट को कंपेयर करने का मेथड है इस सेट R के अंदर, कि जब भी आपने डिसाइड करना हो कि a लेस है b से या b लेस है a से तो उनको माइनस करें। अगर b माइनस a पॉजिटिव आ जाए तो आप कहेंगे a b से लेस है। ये जो रिलेशन है ये इन दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती है। जब भी हम दो एलिमेंट्स R में से लें, हम यकीनन कह सकेंगे कि x y से लेस है या y x से लेस है, या वो दोनों सेम ही हैं। यानी अगर मैं 1 और 1 ही ले लूँ तो मैं कहूँगा ये तो सेम है। अगर फॉर एग्जांपल मैं 1 और 2 ले लूँ तो मैं कहूँगा 1 लेस देन है 2 से। फॉर एग्जांपल अगर मैं 3 और 4 ले लूँ तो मैं कहूँगा 3 लेस देन है 4 से। अगर मैं 2 और -1 ले लूँ तो मैं कहूँगा -1 लेस देन है 2 से। इस तरह से जब भी मैं R के दो एलिमेंट्स लूँगा, इन तीन में से एग्जैक्टली कोई एक बात ही कही जा सकेगी। और जब भी आप देखेंगे कि x y से लेस है और y z से लेस है तो यकीनन आप कह सकेंगे कि x z से लेस है। ये लेस देन का आम नोटेशन, ये लेस देन की आम रिलेशन हम R में अक्सर यूज़ करते रहते हैं। जो हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स है वो एक ऑर्डर्ड सेट है। यही रिलेशन अगर हम R के किसी सबसेट में इस्तेमाल करें तो वो वाला सबसेट भी ऑर्डर्ड सेट होगा। एक नोट याद रखें, और वो नोट ये है कि अगर कोई एक सेट जो है वो ऑर्डर्ड सेट है एक रिलेशन के रिस्पेक्ट से, और उसका आप एक सबसेट लेते हैं तो वो सबसेट भी उस रिलेशन के रिस्पेक्ट से ऑर्डर्ड सेट ही होगा। अगर एक सेट S है उसमें एक रिलेशन मौजूद है और S उस रिलेशन के रिस्पेक्ट से ऑर्डर्ड सेट है, और आपने उसका एक सबसेट लिया, फॉर एग्जांपल A हमने उसका सबसेट लिया, तब ये जो हमने सबसेट लिया है ये A भी एक ऑर्डर्ड सेट ही होगा। इसी रिलेशन के रिस्पेक्ट से, जिस रिलेशन के रिस्पेक्ट से S ऑर्डर्ड सेट था, उसी रिलेशन के रिस्पेक्ट से सेट जो A है जो कि S का सबसेट है, ये भी एक ऑर्डर्ड सेट है। रियल नंबर्स का सेट एक ऑर्डिनरी रिलेशन जो हमने डिफाइन की हुई है उस रिस्पेक्ट से एक ऑर्डर्ड सेट है। रियल नंबर का हर सबसेट भी एक ऑर्डर्ड सेट है। रैशनल नंबर्स का सेट भी एक ऑर्डर्ड सेट है। इरैशनल नंबर्स का सेट भी एक ऑर्डर्ड सेट है। इंटीजर्स का सेट भी एक ऑर्डर्ड सेट है। इसी तरह से हर R का सबसेट इसी रिलेशन के रिस्पेक्ट से एक ऑर्डर्ड सेट है। बात करने लगे हैं अपर बाउंड की, कि अपर बाउंड किस चीज़ को कहते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास S जो है वो एक ऑर्डर्ड सेट हो। S हमारे पास एक सेट है, ये एक ऑर्डर्ड सेट है। ऑर्डर्ड सेट का मतलब आपको मालूम है कि इसके हर दो एलिमेंट्स को हम कंपेयर करके डिसाइड कर सकते हैं कि कोई एक छोटा कोई दूसरा छोटा या दोनों इक्वल हैं। और लेस देन की ये प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रही है। हमने इसका एक सबसेट E लिया, E हमने एक सेट लिया जो कि इस S का सबसेट है। हम S के एक एलिमेंट को सेट E का अपर बाउंड कहेंगे। हम क्या कहेंगे? अल्फा एक एलिमेंट S का है, हम इस अल्फा को कहेंगे अल्फा इज अपर बाउंड ऑफ E। कब कहेंगे? ये जो अल्फा है ये सेट E के हर एलिमेंट से अगर ग्रेटर आर इक्वल है। ग्रेटर देन का मतलब भी आपको मालूम है, इक्वल का मतलब भी आपको मालूम है। अगर अल्फा जो है वो सेट E के हर एलिमेंट से ग्रेटर आर इक्वल हो तो हम एलिमेंट अल्फा को सेट S का अपर बाउंड कहेंगे। S आपके पास एक ऑर्डर्ड सेट है, E उसका सबसेट है। S के एक एलिमेंट को E का अपर बाउंड कहेंगे अगर वो एलिमेंट अल्फा सेट E के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल हो। एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल से आपको मजीद कुछ बात क्लियर हो जाएगी कि अपर बाउंड हम किस तरह की चीज़ को कहेंगे, किस तरह के एलिमेंट को कहेंगे।
सबसे पहले तो हमारे पास एक ऑर्डर्ड सेट होना चाहिए। फर्ज करें मैंने R जो है ये एक ऑर्डर्ड सेट ले लिया, यानी सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो मेरे पास एक ऑर्डर्ड सेट है। मैंने इसका एक सबसेट लिया E सेट जो है मेरे पास 1 2 3 है। फॉर एग्जांपल मैंने ये E जो है ये R का सबसेट लिया है। R में इन्फिनिट एलिमेंट्स हैं। मैं R के चंद एलिमेंट्स को चेक करना चाहता हूं कि वो इस सेट E का अपर बाउंड हैं या नहीं है। सबसे पहले मैं चेक ये करना चाहता हूं कि 4 एक रियल नंबर है। ये जो 4 एक रियल नंबर है मेरे ऑर्डर सेट का एलिमेंट है, क्या 4 अपर बाउंड है सेट E का? जी क्या ख्याल है, क्या बात चेक करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे कि ये अपर बाउंड है या नहीं है? हमने अपर बाउंड की डेफिनेशन में कहा यह है कि एक एलिमेंट अल्फा को अपर बाउंड कहेंगे। पहली कंडीशन उसमें हमने ये कही है कि वो एलिमेंट हमारे ऑर्डर्ड सेट में से हो, और दूसरी बात हमने ये कही है कि वो एलिमेंट अल्फा सेट E के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल हो। 4 है, 4 को चेक करना चाहते हैं कि ये सेट E का अपर बाउंड है या नहीं। तो सबसे पहली बात, क्या ये 4 हमारे ऑर्डर्ड सेट R में से है? बिल्कुल R में से है, एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी बात, क्या ये 4 सेट E के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल है? यानी जी क्या ख्याल है, क्या 4 1 से ग्रेटर और इक्वल है? क्या 4 2 से ग्रेटर और इक्वल है? क्या 4 3 से ग्रेटर और इक्वल है? तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो फिर हम कह ही सकते हैं कि जो 4 है वो ग्रेटर और इक्वल है x से फॉर ऑल x बिलोंग्स टू E, क्योंकि सेट E में बस 3 ही एलिमेंट्स हैं और मुझे इस 4 को कंपेयर करना है कि क्या ये सेट E के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल है। यकीनन 4 जो है वो सेट E के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल है। तो क्या नतीजा निकला? इसका नतीजा निकला कि हाँ 4 सेट E का जो है वो अपर बाउंड है। जब भी ऑर्डर्ड सेट के किसी सबसेट का अपर बाउंड देखना होगा तो उस एलिमेंट को अपर बाउंड कहेंगे। एक कंडीशन वो ये सेटिस्फाई करता हो कि वो हमारे ऑर्डर सेट में से हो, और दूसरी कंडीशन वो ये सेटिस्फाई करता हो कि वो सेट E के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल हो। अगर किसी एलिमेंट में ये दो खूबियां मौजूद हैं तो हम कहेंगे वो एलिमेंट सेट E का अपर बाउंड है, और यहाँ पे इस 4 में ये दोनों खूबियां मौजूद हैं। ये जो 4 है ये सेट E का अपर बाउंड है। इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूँ कि बताएं क्या 5 इसका अपर बाउंड है? यकीनन 5 में भी दोनों खूबियां मौजूद हैं। 5 रियल नंबर भी है, 5 सेट E के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल भी है, 5 भी इसका अपर बाउंड है। इसके अलावा आप और बहुत सारे नंबर्स R में से ढूंढ सकते हैं जो इस E के अपर बाउंड्स हैं। वो रैशनल भी हो सकते हैं, वो इरैशनल भी हो सकते हैं, बस उनमें दो खूबियां होनी चाहिए कि वो R में से हों और वो सेट E के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हों। इस वक्त मैं खास तौर पे बात करना ये चाह रहा हूं कि जो 3 है क्या वो सेट E का अपर बाउंड है? क्वेश्चन मेरा ये है क्या 3 जो है वो E का अपर बाउंड है? कितनी खूबियां होनी चाहिए इस 3 में अगर ये अपर बाउंड है? तो 2। एक खूबी ये कि ये हमारे ऑर्डर सेट R में से होना चाहिए। क्या 3 R में से है? जी बिल्कुल, 3 रियल नंबर है, 3 R में से है। दूसरी खूबी 3 क्या सेट E के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल है? जी बिल्कुल, 3 1 से भी ग्रेटर और इक्वल है, 3 2 से भी ग्रेटर और इक्वल है, और 3 3 से भी ग्रेटर और इक्वल है। हाँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है हमारे पास क्या हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास हुआ जी यस है। क्यों है यस? उस यस की 2 रीजंस हैं। एक ये कि ये जो 3 है हमारे ऑर्डर सेट में से मौजूद है, और एक रीज़न ये है कि ये जो 3 है ये सेट E के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल है। ये 2 खूबियाँ चूँकि 3 में मौजूद हैं इसलिए 3 जो है वो इस सेट E का अपर बाउंड है। इसके अलावा आप बहुत सारे सेट E के R में अपर बाउंड्स ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर एक ख़ास बात नोट करने वाली है, वो ये कि मैंने एक एग्जांपल आपको 4 की दी है जो सेट E का अपर बाउंड है।
जो ई में मौजूद नहीं है। एक एग्जांपल मैंने 3 की दी है, 3 सेट ई का अपर बाउंड है और वो सेट ई में मौजूद है। अपर बाउंड के लिए जो मेन रिस्ट्रिक्शंस हैं वो 2 ही हैं बस। क्या कि उसको ऑर्डर्ड सेट का एलिमेंट होना चाहिए और उसे सेट ई के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए। वो अपर बाउंड जो है वो सेट ई में हो भी सकता है और सेट ई में नहीं भी हो सकता। तो एक नोट आपने यहाँ पे याद रखना है और वो नोट ये है कि जो अपर बाउंड है उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो ई में हो, वो ई में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मैंने आपको दोनों तरह की एग्जांपल्स दे दी हैं। उसके लिए मेन रिस्ट्रिक्शंस 2 हैं। एक तो ये कि उसे ऑर्डर्ड सेट का एलिमेंट होना चाहिए और दूसरे ये कि वो सेट ई के हर एलिमेंट से ग्रेटर इक्वल हो। इस एग्जाम्पल के बारे में इस वक्त आखिरी बात, और वो ये, अगर मैं आपसे कहूँ कि सेट ई के सारे अपर बाउंड्स ढूंढकर एक सेट बना लें, एक सेट में रख लें, तो वो सेट क्या है। यानी मैं इस वक्त लिखना चाहता हूं सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स ऑफ ई, ई के जितने भी आर के अंदर अपर बाउंड्स हैं वो सारे के सारे मैं एक सेट में रखना चाहता हूं। सोच सकते हैं, बता सकते हैं कि वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। बहुत आसान सी बात है। 3 और 3 से बड़े जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे के सारे इस ई के अपर बाउंड्स हैं। 3 भी अपर बाउंड है, 3.1 भी अपर बाउंड है, 3.2 भी, 4 भी, 8 का स्क्वायर रूट, 12 का स्क्वायर रूट, 13 का स्क्वायर रूट, ये सारे नंबर्स जो हैं वो क्या हैं, ई के अपर बाउंड्स हैं। इन्फिनिट अपर बाउंड्स हैं ई के। वो सारे नंबर जो 3 या 3 से बड़े हैं वो सारे ही इस 3e के अपर बाउंड्स हैं। मैं कह सकता हूँ द क्लोज इंटरवल 3 टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी साइड से ओपन और 3 साइड से क्लोज, ये जो इंटरवल है, ये इंटरवल, ये सेट ई के सारे अपर बाउंड्स का सेट है। दूसरे अल्फाज में मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि इसमें रियल नंबर्स हैं, यानी वो रियल नंबर्स अपर बाउंड्स हैं जो ग्रेटर आर इक्वल टू 3 हैं। ग्रेटर आर इक्वल टू 3 वाले सारे रियल नंबर्स जो हैं वो सेट ई के अपर बाउंड्स हैं। कुछ और एग्जांपल्स भी देखते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। इस दफ़ा मैंने जो ऑर्डर सेट है वो सेट ऑफ इंटीजर्स लिया है। सेट ऑफ इंटीजर्स से आप वाकिफ़ हैं। इसमें 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन सारे नंबर्स हैं, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, ज़ीरो भी, लेकिन पॉइंट्स वाले नंबर्स नहीं होते हैं। इसमें रैशनल नहीं होते हैं, इरेशनल नहीं होते हैं। इसका सबसेट मैंने ई लिया है। ई वही सेट है जो थोड़ी देर पहले मैंने प्रीवियस एग्जांपल में लिया था। ये जी का सबसेट है। चेक ये करना है कि क्या 4 जो है वो इसका अपर बाउंड है। क्या ख्याल है आपका? जी बिल्कुल है। 4 जो है वो सेट के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल है। हाँ जी, ये इसका अपर बाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या 12 का स्क्वायर रूट इसका अपर बाउंड है? क्या ख्याल है? 12 का स्क्वायर रूट अपर बाउंड है। 12 का स्क्वायर रूट इस सेट के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल है, क्योंकि 12 का स्क्वायर रूट जो है वो सेट ई के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 12 है ये सेट ई का अपर बाउंड है। 12 का जो स्क्वायर रूट है ये इज एन अपर बाउंड ऑफ ई। लेकिन ये जो मैंने कहा है ये मैंने बिल्कुल गलत कहा है, ऐसा नहीं है। सोचें ऐसा क्यों नहीं है? क्यों 12 का स्क्वायर रूट जो है वो सेट ई का अपर बाउंड नहीं है? अपर बाउंड की डेफिनेशन आपके सामने है। हम ई का अपर बाउंड कहते हैं एस के एक एलिमेंट को अगर वो एलिमेंट सेट ई के हर एलिमेंट से ग्रेटर इक्वल हो। एस हमारे पास एक ऑर्डर्ड सेट है, ई उसका सबसेट है। ऑर्डर्ड सेट का एक एलिमेंट इस सबसेट का अपर बाउंड होगा अगर ये सेट के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल हो। तो यहाँ पर इन 2 कंडीशन में से एक कंडीशन वायलेट हो रही है। 12 का स्क्वायर रूट x से ग्रेटर और इक्वल है, ये बात बिल्कुल ठीक है, इस बात में कोई गलती नहीं है।
लेकिन इस बात की मदद से हम ये नतीजा नहीं निकाल सकते। हमें दो बातें चेक करनी है। क्या दो बातें चेक करनी है? एक बात ये चेक करनी है कि ये 12 का स्क्वायर रूट हमारे ऑर्डर्ड सेट में होना चाहिए। हमने ऑर्डर्ड सेट Z को लिया है, ये इस पहली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो फाइनल कंक्लूजन हमारा ये होगा कि चूंकि जो हमारा 12 का स्क्वायर रूट है ये हमारे ऑर्डर्ड सेट Z में नहीं है, इसलिए 12 का स्क्वायर रूट इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ E। तो अक्सर हमसे गलती हो जाती है, जब हम अपर बाउंड देख रहे होते हैं तो हम सिर्फ एक कंडीशन चेक कर लेते हैं कि अल्फा को E के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए, तो फिर हम उसे अपर बाउंड कह लेते हैं। तो भूलना नहीं है आपने कि अल्फा में दो खूबियां होनी चाहिए। अगर हमने अल्फा को सेट E का अपर बाउंड कहना है, एक खूबी अल्फा में ये होनी चाहिए कि वो हमारे ऑर्डर्ड सेट में मौजूद हो, जिस ऑर्डर्ड सेट का हमने E को सबसेट लिया है, और दूसरी खूबी फिर ये होनी चाहिए कि वो सेट के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल हो। अगर ये दो खूबियां मौजूद हों किसी एलिमेंट में तो हम उसको सेट S का अपर बाउंड कहेंगे। इस तरह से सेट E के आप और अपर बाउंड्स भी ढूंढ सकते हैं। मेरा क्वेश्चन एक और है यहाँ पर, और वो क्वेश्चन ये है ये जो 2 है क्या ये E का अपर बाउंड है? कितनी खूबियां होनी चाहिए अगर अपर बाउंड होना है? एक ये कि इसको हमारे ऑर्डर्ड सेट में होना चाहिए, हमारा ऑर्डर्ड सेट Z है, 2 इस Z में मौजूद है, इस खूबी को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या 2 सेट E के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल है? जी नहीं, ये E के एलिमेंट 1 से ग्रेटर और इक्वल की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ट्रू है। 2 सेट E के एलिमेंट 2 से ग्रेटर और इक्वल है, ये कंडीशन भी ट्रू है। 2 सेट E के एलिमेंट 3 से ग्रेटर और इक्वल की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए 2 जो है ये अपर बाउंड नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि नहीं जी, 2 जो है वो सेट E का अपर बाउंड नहीं है। और उसकी वजह क्या है? एक खूबी इसमें मौजूद है कि ये 2 जो है वो हमारे ऑर्डर सेट सही में मौजूद है, लेकिन दूसरी खूबी जो है कि 2 जो है वो सेट E के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल है, वो नहीं ट्रू है। और क्यों ट्रू नहीं है? क्योंकि 2 जो है वो एट लीस्ट 3 से लेस है, जहां पे 3 जो है हमारे पास कहां पर है? सेट E में मौजूद है। होना चाहिए था 2 को E के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल, लेकिन ये हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल नहीं है, ये E के कम से कम एक एलिमेंट से लेस है, इसलिए 2 जो है वो इसका अपर बाउंड नहीं है।